बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। वैसे तो इसकी जो पूरी तफसील है वो इसी चैप्टर के सेकंड टॉपिक में है, लेकिन चूंकि वो आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है इसलिए हमने उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम कभी वीडियो उसकी रिकॉर्ड की तो पूरी तफसील इंशाल्लाह इसकी बताएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में भी जितना इस टॉपिक को कवर कर सके। तो हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, सबसे पहले वो चीज़ देखते हैं। देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, उसमें हम हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पे इनक्लोज कर देते हैं, ठीक है, लो प्रेशर पे भर देते हैं। उसके बाद जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस के एटम है उनके जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और जब एनर्जी मिलती है तो वो लोअर शेल से हायर शेल में जंप कर जाता है, और जब वो हायर शेल से दोबारा लोअर शेल पे आता है तो एनर्जी यानी रेडिएशंस एमिट करता है। अब वो जो रेडिएशंस होती हैं वो विजिबल रीजन में भी होती हैं, अल्ट्रावायलेट में भी होती हैं और इंफ्रारेड रीजन में भी होती हैं। तो यहाँ से क्या हुआ कि जब हमने इसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, हायर शेल में गए, हायर शेल से जब लोअर शेल में आए तो उन्होंने क्या की, रेडिएशंस एमिट की और विजिबल रीजन में भी एमिट की। तो वो जो लाइट एमिट हुई विजिबल रीजन में उसको हमने क्या किया, एक प्रिज्म पे डाला और हम देखना चाह रहे हैं कि ये जो लाइट एमिट हुई है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन हुई है हायर शेल से लोअर शेल में, तो जो लाइट एमिट हुई है उसमें से कौन कौन सी रेडिएशन है, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, यूवी रेज है, कौन सी हैं उसमें से। तो उनको सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया, रास्ते में एक प्रिज्म रख दिया। अब प्रिज्म ने क्या किया, वो जो सिंगल हमारे पास विजिबल रीजन में वो जो रेडिएशन आ रही थी उनको सेपरेट कर दिया, ठीक है, जैसे रेड, ब्लू, वायलेट, ब्लू ग्रीन में, ठीक हो गया। तो ये जो हमारे पास एक स्पेक्ट्रा सा आया है, ये जो स्पेक्ट्रम सा आया है डिफरेंट कलर्स का, इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। लेकिन पहले समझा जाता था कि सिर्फ विजिबल रीजन में ही ये लाइक आ रहा है, सिर्फ विजिबल रेडिएशन निकलती हैं, लेकिन बाद में देखा गया फोटोग्राफिक प्लेट रखकर कि नहीं भाई, सिर्फ विजिबल रीजन में लाइट नहीं निकल रही, इनविजिबल में भी निकल रही है, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो भी निकल रही है। यानी जब हम हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास करते हैं तो इसमें से लाइट एमिट होती है, और सिर्फ विजिबल रीजन में एमिट नहीं होती बल्कि वो इनविजिबल रीजन में भी होती है। अब वो किस तरह से होती है वही चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए अभी मैंने कहा है कि विजिबल में भी होती है, इनविजिबल में भी होती है, मतलब डिफरेंट सीरीज की रेडिएशंस एमिट होती हैं। अब उन सीरीज को हमने नाम दिया लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ठीक है, हमने क्या नाम दिया, साइंटिस्ट के नाम पर थी, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज। तो इन पे जब हम डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपका हलवा हो जाएगा, ठीक हो गया। वैसे तो फिर से कह रहे हैं ये सारी चीज़ें सेकंड टॉपिक में थी, लेकिन ये थोड़ी सी डिस्कस करके अपने असल टॉपिक पर हम आते हैं। तो देखते हैं किस तरह से, पहले देखते हैं कि लाइमन सीरीज क्या है, बाल्मर क्या है, पास्चन और ब्रैकेट, इनके बारे में पहले देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास कोई ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, पहले को n इज इक्वल टू 1 कह दें, दूसरे ऑर्बिट को n इज इक्वल टू, तीसरे को n इज इक्वल टू 3। तो इसको हमने इस फॉर्म में बना दिया, ठीक है, ये यही चीज़ है, इसको हमने थोड़ा सा इस फॉर्म में बना दिया है। तो ये जो हमारे पास है ये क्या है, ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू ये सेकेंड ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू 8 और इसके बाद अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे ग्राउंड स्टेट में होते हैं, ठीक है, जब उनको एनर्जी मिलती है तो फिर वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या देनी है, एनर्जी देनी पड़ती है एक्साइटेड स्टेट तक पहुँचाने के लिए। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट से वापस आते हैं तो वो फिर हमें रेडिएशंस देते हैं, ठीक है, फिर वो रेडिएशंस एमिट करते हैं। अब क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड ऑर्बिट में है, तो सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में जब वो जंप करेगा तो क्या करेगा, फोटोन एमिट करेगा, यानी रेडिएशन एमिट करेगा। इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में जंप करे, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट में जंप करे तो भी फोटोन एमिट करेगा।
अगर 4 से फर्स्ट में क्या करे, 5 से फर्स्ट में करे, 6 से फर्स्ट में करे, 7 से या 8 से, मतलब किसी भी हायर शेल से अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, मतलब लोअर शेल में जंप करता है, तो रेडिएशंस एमिट करेगा। उन रेडिएशंस को, उन सीरीज को हम कहते हैं लाइमन सीरीज। सही है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन का जंप हो दूसरे से पहले में या तीसरे से पहले में या चौथे से पहले में, होना पहले में चाहिए, 5वें से पहले में, 6वें से पहले में, 7वें से पहले में या इन्फिनिटी से पहले ऑर्बिट में, तो फिर जो सीरीज ऑफ रेडिएशन वो एमिट होती है उसको हम कहते हैं लाइमन सीरीज। ठीक हो गया, यानी जंप किस में होना चाहिए, पहले ऑर्बिट में होना चाहिए, किसी भी हायर शेल में से, तो ये जो रेडिएशन एमिट होती हैं, ये जो रेडिएशन एमिट होती हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से किसी भी हायर शेल में से फर्स्ट शेल में, तो उसको हम कहते हैं लाइमन सीरीज। और ये किस रीजन में लाया करती हैं, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाया करती हैं, यानी ये हमें आम आंख से नजर नहीं आती, ये इनविजिबल होती हैं। ठीक हो गया जी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का जंप हो थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, या फोर्थ ऑर्बिट सेकंड में, या फिफ्थ से सेकंड में, या सिक्स से सेकंड में, या सेवन से सेकंड में, या एट से सेकंड में, या इन्फिनिटी से सेकंड में, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन का जंप हो दूसरे ऑर्बिट में, दूसरे शेल में, किसी भी हायर ऑर्बिट से, तब भी ये क्या करेगा, रेडिएशंस एमिट करेगा, यानी फोटॉन्स एमिट करेगा। ठीक हो गया। लेकिन ये वाली जो रेडिएशंस होंगी ये विजिबल रीजन में लाई करती हैं। ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं, बाल्मर सीरीज। कि अगर यहां पर लोअर शेल को हम पी से शो कर रहे हैं, अगर पहले में जंप हो तो लाइमन सीरीज, दूसरे में जंप हो तो बाल्मर सीरीज। तो ये जो रेडिएशन एमिट हो रही है इनको क्या कहते हैं, बाल्मर सीरीज। ये बाल्मर सीरीज में आती हैं और ये सारी क्या होती है, ये विजिबल रीजन में लाया करती हैं। ब्लू एमिट हो जाएगी, रेड हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ की, तो डिफरेंट एनर्जीज की रेडिएशंस एमिट होती हैं। तो ये सारी क्या होंगी, ये विजिबल रीजन में होंगी, ये विजिबल रीजन में होंगी, मतलब ये हमें आम आंख से नजर आ रही होती हैं, बाकी हमें कोई भी नजर नहीं आ रही होती। लेकिन अगर देखें, अगर इलेक्ट्रॉन का जंप हो 4 से थर्ड ऑर्बिट में, मतलब n = 3, यानी कि थर्ड ऑर्बिट में जंप हो किसी भी हायर ऑर्बिट में से, मतलब 4 से 3 में हो जाए, 5 से 3 में हो जाए, 6 से 3 में हो जाए, 7 से 3 में हो जाए, 8 से 3 में जंप कर जाए, तो या इन्फिनिटी से 3 में जंप कर जाए, तो भी क्या होगा, रेडिएशंस एमिट होंगी, फोटॉन्स एमिट होंगे। ठीक हो गया। तो ये जो हमारे पास सीरीज ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, डिफरेंट एनर्जीज की वेवलेंथ की ये जो रेडिएशंस एमिट होंगी, ये जिस सीरीज में लाया करती हैं उसको हम कहते हैं पास्चन सीरीज। उसको हम क्या कहते हैं, पास्चन सीरीज। मतलब P = 3 कि किसी भी हायर शेल में से तीसरे में जंप हो, चाहे चौथे से तीसरे में जंप हो जाए, 5वें से तीसरे में हो जाए, 6वें से तीसरे में, 7वें से तीसरे में, या 8वें से तीसरे में, तब जो हमारे पास सीरीज ऑफ रेडिएशन एमिट होगी उसको हम पास्चन सीरीज कहेंगे। और ये इंफ्रारेड रीजन में होती हैं, ये भी हमें नजर नहीं आती। इसी तरह अगर किसी का जंप हो, अगर इलेक्ट्रॉन का जंप हो फोर्थ ऑर्बिट में, मतलब 5वें से चौथे में, 6वें से 6 से फोर्थ में, 7 से फोर्थ में, 8वें से फोर्थ, सही है, 8 से फोर्थ में, तो तब जो हमारे पास तब भी रेडिएशन एमिट होंगी। ठीक है, फोटॉन्स एमिट होंगे। तो ये जिस रीजन में लाई करते हैं ये भी इंफ्रारेड रीजन में ही लाई करते हैं। तो यहाँ पर P = 4। इसी तरह अगर 5वें में जंप हो, n = 5, किसी भी हायर ऑर्बिट में से, तो जो हमारे पास सीरीज ऑफ रेडिएशन एमिट होगी उनको हम फंड सीरीज कहेंगे, और ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये तो सारी डिस्कशन होगी, यानी कि जब हाइड्रोजन गैस में से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारा जाता है तो उसके एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, हायर शेल में जाते हैं, जब लोअर शेल में आते हैं तो एनर्जी यानी रेडिएशंस एमिट करते हैं, और डिफरेंट वेवलेंथ की, डिफरेंट एनर्जीज की रेडिएशंस वो एमिट करते हैं, और एक स्पेक्ट्रम सा बनाते हैं। ठीक है, जिसको हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें इंफ्रारेड भी रीजन भी लाए करता है, उसके बाद विजिबल भी लाए करता है, और यूवी रीजन भी लाए करता है। मतलब डिफरेंट वेवलेंथ की, डिफरेंट एनर्जीज की रेडिएशंस एमिट होती हैं। ठीक है, जब भी इसके एटम्स को एनर्जी मिलती है। तो ये चीज़ एक तो होगी। अब नेक्स्ट चीज़ है कि अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, जो सबसे पहले सीरीज डिस्कवर हुई थी ना, वो विजिबल रीजन की हुई थी, यानी कि बाल्मर सीरीज सबसे पहले डिस्कवर हुई थी, जिसको एक साइंटिस्ट है बाल्मर ही, उसने अपने नाम पे इसको नाम दे दिया बाल्मर सीरीज का, जिसने डिस्कवर की थी। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म दी थी रेडबर्ग ने।
इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में डिस्कस किया था रेडबर्ग ने, ये भी एक साइंटिस्ट का ही नेम है। तो मैथमेटिकल में किस तरह से किया था, 1/λ आर एच क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, 1/p² माइनस 1/n²। अब ये क्या है, p² और n²। देखिए जो हमारे पास लोअर ऑर्बिट होता है उसको हम p कहते हैं और जो हायर ऑर्बिट होता है उसको हम n कहते हैं। तो अगर n से p में जंप हो रहा है और यहाँ पर हायर ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है En होती है, जो लोअर ऑर्बिट में एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो एटम की, वो Ep होती है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर देखिए अगर तो बाल्मर सीरीज है, अगर तो बाल्मर सीरीज है तो p इक्वल टू क्या है, 2 है। p इक्वल टू क्या है, 2 है। तो यहाँ पर होगा 1/λ इज इक्वल टू RH और यहाँ पर क्या होगा 1/2 का स्केयर माइनस 1/n का स्केयर। तो वेयर n इज इक्वल टू 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। यानी कि p में जंप हो रहा है, लोअर शेल है ना, p में जंप हो रहा है और n इज इक्वल टू क्या है, 2, n इज इक्वल टू 2, यानी इसमें जंप हो रहा है किसी भी हायर ऑर्बिट में से। तो ये जिसमें जंप हो रहा होता है तो उसको हम लोअर ऑर्बिट कंसीडर करते हैं और जिससे जंप हो रहा होता है उसको हम हायर ऑर्बिट कंसीडर करते हैं। तो ये फिर हम p इज इक्वल टू यहाँ पर 2 लिखेंगे और ये n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया जी। तो p² मतलब p की जगह 2 रखेंगे, यानी दूसरे में जंप हो रहा है और किससे हो रहा है, n शेल से। अब n कोई भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो जाए, 3 से 4 में हो, 3 से 2 में हो, 4 से 2 में हो, 5 से 2 में हो, 6 से 2 में हो। तो जिससे भी जंप हो रहा हो वो n की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 से 2 में जंप हो रहा है तो n इज इक्वल टू 4 पुट कर दें। तो हमारे पास जो रेडिएशंस निकल रही हैं हायर से लोअर शेल में जंप करने से, तो उनकी वेवलेंथ हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला दिया था रेडबर्ग ने, जिसमें रेडबर्ग एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। ठीक हो गया जी। तो ये तो कहानी थी, मतलब जो सारी हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम में पढ़ने वाले थे, लेकिन जो इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं अब हम उन कहानियों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसी रेडबर्ग के जो फार्मूला है इसी को प्रूव किया था जो बोहर के पास्टुलेट की मदद से, बोहर के पास्टुलेट के जरिए से इस फार्मूला को किस तरह से प्रूव किया गया था, अब हम वो देखने लगे हैं। ठीक है, यानी बोहर के पास्टुलेट को लेकर हमने इसी तरह की एनर्जीज निकाली तो उससे भी हमारे पास यही फार्मूला आया। तो ये हमारे पास उसी तरह ये और भी ज़्यादा प्रूव हो गया। तो वो किस तरह से हुआ था वो चीज़ आज हम देखेंगे। देखिए अगर हमारे पास ये हमारे पास क्या है, n है, ठीक है, हायर एनर्जी स्टेट, और ये p मतलब लोअर एनर्जी स्टेट। यहाँ पर जो एनर्जी है वो EP है, यहाँ पर जो एनर्जी है En है। और हमें पता है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में जंप करता है तो एनर्जी एमिट करता है, यानी फोटोन एमिट करता है। फोटोन भी क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी है। और इसकी एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल टू En माइनस EP, मतलब जितना इन एनर्जी स्टेट का डिफरेंस होता है वही हमारे पास क्या होता है, वो एनर्जी एमिट हो जाती है। अब यहाँ पर हमें जो बोहर ने बताया था कि जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, En, किसी भी nth ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है -E0 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, वेयर E0 इज इक्वल टू 13.6 है कि पहले ऑर्बिट की एनर्जी है -13.6 है, दूसरे की -3.5 है या 3.40। ठीक है, जब हम इसकी जगह 2 रखेंगे। तीसरे ऑर्बिट की अगर एनर्जी निकालें तो -1.5 निकली थी, पिछले टॉपिक में हम ये पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, चौथे की -0.85 निकली थी। तो ये फार्मूला हमने एक पढ़ा था कि किसी भी nth ऑर्बिट में से अगर कोई एनर्जी हमने किसी ऑर्बिट की निकालनी हो तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। इसी तरह जो EP का आएगा, मतलब जिसमें जंप कर रहा है उसमें जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, E0 ओवर P का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो nth ऑर्बिट की एनर्जी निकालिए तो -E0 ओवर n का स्क्वायर, और जिस भी ऑर्बिट की एनर्जी निकाल रहे हैं, मतलब जिस भी शेल में से जंप हो रहा है, मतलब अगर तीसरे शेल में से जंप हो रहा है तो n इज इक्वल टू 3 रख दें, चौथे में जंप हो रहा है तो n इज इक्वल टू 4 रख दें। और अगर जिस शेल में जंप हो रहा है, अगर दूसरे में जंप हो रहा है तो p इज इक्वल टू 2 रख दें। अगर हम कह रहे हैं कि तीसरे में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो p इज इक्वल टू 3 फिर रख दें, अगर चौथे में कर रहे हैं तो p इज इक्वल टू 4 रख दें। ठीक है, तो इस तरह से हम एनर्जी इनकी निकाल सकते हैं। अब ये वैल्यू क्या करनी है, आपने इधर पुट करनी है। तो E इज इक्वल टू En की जगह ये -E0 ओवर n का स्क्वायर और
माइनस ई नॉट ओवर पी का स्केयर। तो इस फार्मूले से हम एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी का डिफरेंस। तो E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर एन का स्केयर और यहाँ पर प्लस ई नॉट ओवर पी का स्केयर। ठीक हो गया जी। इसी तरह मैं इसको लिख सकता हूँ कि ई नॉट ओवर पी का स्केयर माइनस ई नॉट ओवर एन का स्केयर। ठीक है, ये प्लस में थी, हम इधर ले आए तो ई इधर आ गया। अब ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एच एफ, एनर्जी जो एमिट हो रही है। ई नॉट कॉमन ले लिया और यहाँ पर आ गया 1 ओवर पी का स्केयर माइनस 1 ओवर एन का स्केयर। ठीक हो गया जी। अब क्या करना है, सिंपल, एच एफ क्या होता है, एफ क्या होता है, सी बाय लैम्डा। तो एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू ई नॉट और 1 ओवर पी स्केयर माइनस 1 ओवर एन स्केयर। ठीक हो गया जी। एच सी को इधर डिवाइड कर दें तो 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू ई नॉट ओवर एच सी और यहाँ पर 1 ओवर पी स्केयर माइनस 1 ओवर एन का स्केयर। अब ई नॉट ओवर एच सी क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, ई नॉट कांस्टेंट, एच सी कांस्टेंट। इसको हम रेडबर्ग कांस्टेंट के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आर एच क्या होता है, आर एच की वैल्यू ई नॉट ओवर एच सी के बराबर ही आती है। तो 1 ओवर लैम्डा और यहाँ पर क्या आएगा 1 ओवर पी स्केयर माइनस 1 ओवर एन स्केयर। ठीक हो गया। तो ये सेम वही फार्मूला नहीं आ गया, ठीक हो गया, ये सेम वही फार्मूला, यानी बोर के पास्टुलेट से हमने उसकी वो जो एनर्जी उसने फाइंड की थी उसके ज़रिए से हमने ये फार्मूला दोबारा से डिराइव कर लिया। तो इस फार्मूले से मैं किसी भी सीरीज़ की जो वेवलेंथ जो अमिट हो रही है, एनर्जी की वेवलेंथ, तो वो हम जो रेडिएशन एमिट हो रही है उनकी वेवलेंथ हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल मुझे कहा जाता है कि भाई जो हमारे पास पास्चन सीरीज़ है उसका बताएं क्या होगा, पास्चन सीरीज़। और पास्चन सीरीज़ में हमें पता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है, सिर्फ एक ही निकालेंगे, बाकी भी इसी तरह निकलेंगे, इसमें P इज इक्वल टू 3 होता है, ऐसा ही है। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच और 1 ओवर 3 का स्केयर माइनस 1 ओवर n का स्केयर, वेयर n इज इक्वल टू 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। अगर 4 से 3 में जंप हो रहा है तो n की जगह 4 रख दें, 5 से 3 में जंप हो रहा है तो n की जगह 5 रख दें, 6 से 3 में जंप हो रहा है तो n इज इक्वल टू 6 रख दें। तो जो रेडिएशंस एमिट होंगी उनकी वेवलेंथ कितनी है वो हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, कि जिसमें आर एच की वैल्यू कितनी है वो हम पहले भी बता चुके हैं, 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर होती है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास इस तरह से वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले को यूज करके हम किसी भी सीरीज की वेवलेंथ आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। होप सो कि आपको सारा समझ आ गया होगा, क्योंकि पिछली सारी चीज़ों को मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें सिर्फ आपको ये चीज़ें बस याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं ये पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, सेकेंड टॉपिक इसी चैप्टर का, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।